गोल्डन सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग CID। अब तक की कहानी में हमने देखा शेखर को झूठे इल्ज़ाम में फंसा दिया जाता है। यहाँ पर जो पॉकेट मार है, जिसे शेखर मास्टर कहता है, मास्टर उसे सलाह देता है कि वह कल अदालत में पेश ना हो और वह उन लोगों को ढूंढे जिसने उसे फंसाया है, ताकि वह सही सबूत ला करके खुद को बेगुनाह साबित कर ले। शेखर के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता समझ नहीं आता और वह ऐसा ही करता है। वह कल अदालत में पेश नहीं होता और सारे अखबारों में यह खबर छप जाती है कि शेखर भाग चुका है और पुलिस चारों ओर उसे ढूंढ रही होती है। इधर शेखर के भागने से सेठ धर्मदास भी काफ़ी विचलित हो जाता है और वह अपनी योजना कामिनी को बताता है कि हमें उसे पकड़वाने में पुलिस की मदद करनी चाहिए। इधर SP साहब भी शेखर को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की बात कहते हैं। यह बात सुनकर रेखा काफ़ी घबरा जाती है। उसे घबराया हुआ देख SP साहब काफ़ी नाराज़ होते हैं और वे कहते हैं कि यह सब बंद होना चाहिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि रेखा काफ़ी विचलित हो जाती है और उसे वह सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं जो उसने शेखर के साथ गुजारी थी और उसे भ्रम भी हो जाता है और उसे पुरानी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं और शेखर के विरह में तड़पने लगती है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि पुलिस शेखर के पीछे लगे हुई है, साथ ही धर्मदास के आदमी भी उसके पीछे लगे हुए हैं ताकि वह शेखर को पकड़वाने में पुलिस की मदद कर सके। पुलिस से बचकर शेखर छिप जाता है, लेकिन धर्मदास के आदमी उसे देख लेते हैं और उसे गोली मार देते हैं, जिससे पुलिस की नज़र उस पर पड़ जाती है। लेकिन वह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन शेखर को गोली लग चुकी होती है। पुलिस से बचकर शेखर एक स्थान पर रुकता है। वहाँ पर उसे कार की एक नेम प्लेट दिखाई देती है। यह नेम प्लेट उसी कार की होती है जिस पर कामिनी ने उसे कुछ समय पहले बुलाया था। वह इसे देखकर समझ जाता है कि उसकी बेगुनाही का सबूत यहीं पर मिलेगा। उसी बीच एक कार आती है और उसके सामने रुक जाती है। उस कार में कामिनी होती है। वह कामिनी से असली गुनहगार के बारे में पूछता है, लेकिन वह उसे नहीं बताती और बंदूक तान लेती है उसे। लेकिन शेखर को पूरा यकीन रहता है कि वह उसे नहीं मारेगी। वह उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती, और लेकिन उसे गोली लगी होने के कारण वार्तालाप करते करते ही वह बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह स्वयं को कामिनी के पास पाता है। वह कामिनी से बार बार पूछता है कि उस काली कोट वाले व्यक्ति की हत्या किसने करवाई है और असली गुनहगार कौन है, लेकिन कामिनी असली हत्यारे का नाम नहीं बताती। उसी समय सेठ धर्मदास की एंट्री होती है। कामिनी शेखर से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि सेठ धर्मदास बहुत खतरनाक आदमी रहता है। और कामिनी शेखर को भागने का वक्त देने के लिए सेठ धर्मदास का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। वह संगीत के द्वारा सांकेतिक भाषा में शेखर को बताती है कि वह तहखाने के रास्ते से बाहर निकल सकता है, लेकिन जैसे ही तहखाने का दरवाजा बंद होने वाला रहता है, सेठ धर्मदास दरवाजे को बंद होते हुए देख लेता है और वह भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जैसे ही वह पीछे जाने लगता है, कामिनी भी सेठ धर्मदास के पीछे जाने लगती है और जैसे ही वो तहखाने पर पहुंचते हैं, कामिनी शेखर को देख लेती है और उसे बाहर जाने का रास्ता बता देती है। लेकिन उतने में ही सेठ धर्मदास उन दोनों को देख लेता है और अपने आदमियों को सतर्क करके वह उन दोनों के पीछे उनको लगा देता है। सेठ धर्मदास के आदमियों को शक हो जाता है कि वह बचने के लिए सबसे पहले नज़दीकी थाने में ही जाएंगे, इसलिए वह पहले ही वहां पर पहुंच जाते हैं। रास्ते में शेखर पुलिस को इत्तला करता है कि वह सरेंडर करने वाला है, क्योंकि कामिनी उसके साथ होती है सबूत के तौर पर। और जैसे ही शेखर और कामिनी वहां पर पहुंचते हैं, वे शेखर के ऊपर गोली चला देते हैं, लेकिन बीच में कामिनी आ जाती है, जिससे कि उसे गोली लग जाती है। तुरंत कामिनी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि कामिनी की हालत बहुत ख़राब है। उसी समय शेखर को एक प्लान सूझता है। वह SP साहब को अपनी प्लानिंग बताता है। प्लानिंग के अनुसार वे अखबार में झूठी खबर फैला देते हैं कि कामिनी की हालत ठीक है और वह कल अपना बयान देने वाली है, जिससे सेठ धर्मदास उसे मारने की कोशिश करेगा और रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। इस दृश्य में दिखाया जाता है कि सेठ धर्मदास अपने आदमी को कामिनी को मारने के लिए कहता है, लेकिन उसके आदमियों में नैतिकता जाग जाती है और वे कामिनी को मारने से इनकार कर देते हैं, जिस कारण से सेठ धर्मदास को स्वयं ही आगे आना होता है। वह कामिनी को मारने के लिए अस्पताल पहुंचता है। यहाँ पर शेखर एक प्लानिंग बनाता है। इसके अनुसार कामिनी को रूम नंबर 13 से 15 में शिफ्ट कर दिया जाता है और अस्पताल के कर्मचारियों को यह निर्देश दिए जाते हैं कि जैसे ही कोई कामिनी के बारे में पूछे, वह रूम नंबर 15 की जगह रूम नंबर 13 ही बताए, जहाँ पर शेखर और SP साहब मौजूद हैं, ताकि उस अपराधी को रंगे हाथ पकड़ा जा सके जो कामिनी को मारने आएगा। हम यहाँ देखते हैं सेठ धर्मदास वैसा ही करता है जैसा शेखर ने प्लानिंग किया था। सब कुछ प्लानिंग के अनुसार चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही सेठ धर्मदास रूम नंबर 15 के पास पहुँचते हैं, वहाँ पर एक नर्स उससे टकरा जाती है, जिसके कारण सेठ धर्मदास की नज़र कामिनी पर पड़ जाती है। वह धीरे से रूम के अंदर दाखिल हो जाता है और अपना हथियार निकाल लेता है। हालांकि वहाँ पर रेखा भी मौजूद होती है,
लेकिन उसकी नज़र कामिनी की तरफ ही होती है, जिसके कारण वह सेठ धर्मदास को नहीं देख पाता। यहाँ शेखर और एसपी को दिखाया जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति अब तक नहीं आया होता तो शेखर को थोड़ा शक होता और उसे याद आता है कि एंट्री करते समय सबसे पहले रूम नंबर 15 ही पड़ता है और वह घबराते हुए रूम नंबर 15 की ओर भागता है। उसके पीछे एसपी भी आता है। जैसे ही सेठ धर्मदास रेखा के ऊपर हमला करने वाला होता है, वैसे ही शेखर उसे दबोच लेता है और सेठ धर्मदास को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी के कुछ देर बाद कामिनी को भी होश आ जाता है और वह बयान देने की बात कहती है। इससे रेखा और शेखर काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि शेखर ने अपने ऊपर लगाए हुए झूठे इल्ज़ामों को गलत साबित कर दिया था और उसने एडिटर श्रीवास्तव के असली हत्यारे का भी पता लगवा लिया था। इस प्रकार इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी लालच में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि वह इंसानियत भूल जाए और हमेशा सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि सच्चाई की ही हमेशा जीत होती है। हालांकि शेखर ने कानून का उल्लंघन किया था, इस बात को एसपी सर ने भी इंगित किया, लेकिन हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारे द्वारा कानून का उल्लंघन ना किया जाए और उसका हमेशा पालन किया जाए। यह फिल्म रिलीज की गई थी 30 जुलाई 1956 को, प्रोड्यूस्ड बाय गुरुदत्त, डायरेक्टेड बाय राज खोसला और इसकी IMDb रेटिंग है 7.3। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे देवानंद एज CID इंस्पेक्टर शेखर, शकीला एज रेखा, वाहिदा रहमान एज कामिनी, KN सिंह एज SP और कॉमेडियन जॉनी वॉकर। हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। गोल्डन स्क्रीन द एंड।